रामदेव बाबा के जो कोरोनिल वाली दवाई का किस्सा था, उसके 3-4 दिन पहले ही मैम से बात हो रही थी। तो मैम कह रही थी कि आयुर्वेद इस समय इतना मतलब प्रयोग कर रहे हैं हम लोग कि मतलब रोज रोज गिलोय बटी काढ़े और मतलब हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसे में कोरोना की दवाई के तौर पे, जबकि मतलब किसी बिग फार्मा कंपनी के पास दवाई नहीं है आज में, तो आयुर्वेद को सरकार बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है और क्या नहीं, मतलब क्या हो रहा है उस तरफ, उस दिशा में। तो उसके लिए एक चर्चा की जाए और लोगों को बताया जाए कि मतलब हाँ, आयुर्वेद के क्या क्या नुस्खे हो सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किस तरीके से दवाइयों को मतलब सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जैसे बाबा रामदेव का किस्सा हमारे पास आ ही गया है, तो बिग फार्मा का एक रोल भी आता है हमारे सामने कि बाबा रामदेव की दवाई इतनी फुर्ती से ब्लॉक कैसे हुई, और जबकि जो दूसरी दवाइयां हैं उनके इतने ज़्यादा मतलब यूजेस इतने वेरीफाइड भी नहीं होंगे या हैं। जैसे फेविपिराविर जितना मुझे पता है कि माइल्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस के लिए सर्टिफाइड है, जबकि कोरोनिल को एकदम ही रोक दिया गया। तो ऐसे ही मतलब किस्सों पे चर्चा करने के लिए आज लीना मैम हमारे साथ हैं। लीना मैम IAS हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कैडर से चीफ सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर हुई थी और अपने कार्यकाल में इन्होंने भारत सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्रालय में काम किया था। 3 साल में इन्होंने आयुर्वेद संबंधी किस्सों आयुर्वेद संबंधी काम पे काम किया है, जिसमें कई सारे अच्छे काम भी मैम ने बताए, जिनके बारे में वो अभी बताएंगे हमको। तो मैम शुरू करते हैं। अभी आप अपना मतलब स्टेटमेंट दीजिए। मतलब मैं थोड़ा सा अपने बचपन के अनुभव में आयुर्वेद के शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पहले आयुर्वेद से परिचय कहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग बिहार में थे, महाराष्ट्र से बहुत दूर, और महाराष्ट्रियन फैमिलीज वहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं थी और बहुत ज्यादा सब लोगों से अभी जान पहचान हुई नहीं थी। उस समय मेरे पिताजी को जॉन्डिस हो गया। तो और वो बहुत कस के हुआ, काफी बुखार रहता था और काफी कमजोरी भी आ गई थी। और उन दिनों भी और आज के दिन भी जॉन्डिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं होती है। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ डॉक्टर इंद्रदेव सहाय जी हैं, जो वैद्य हैं, बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनके पास आप जाइए। तो पिताजी उनके पास गए और फिर उन्होंने जो भी दवाइयाँ दी, उन्होंने जो भी पथ्य बताया, उसके हिसाब से मेरे पिताजी की जॉन्डिस की बीमारी जो है वो 3 दिन में कंट्रोल में हो गई और अगले 6-7 दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो इसके कारण मेरा ये कह सकते हैं कि मेरी रुचि बढ़ी कि ये क्या चीज है। और इंद्रदेव बाबू जो थे वे होम्योपैथी भी बहुत अच्छी जानते थे और उसका भी इलाज करते थे। तो उनके यहाँ से हम लोग किताब मांग मांग करके ले आते थे पढ़ने के लिए। तो इस तरह से थोड़ी सी होम्योपैथी की भी जानकारी बढ़ी। और एक मुझे याद आता है कि तब हम लोग चंदा मामा पढ़ा करते थे, बच्चों के लिए जो मासिक पत्रिका आती है। तो उसमें बुद्ध की पूरी जीवनी उसमें सीरियलाइज हुई थी। उसमें एक कथा आती है जीवक नाम के वैद्य की। तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। जीवक की कथा में ये लिखा गया है कि जब जीवक अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए गया और जब उसे लगा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो उसने गुरु से पूछा कि क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो गुरु ने कहा कि इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, पहले तुम मेरा एक काम करो कि यहाँ से अपने आश्रम से 10 योजन, उस समय योजन चला करता था लंबाई मापने के लिए, तो 10 योजन की दूरी पर चारों तरफ घूम करके आओ और इस अंतर में तुम्हें जितने भी पेड़ पौधे दिखें, उनमें से जिस किसी के गुण के विषय में तुम्हें मालूम ना हो, वो पेड़ या वो पौधा या वो घास या वो बेल तुम मेरे पास लेकर के आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा।
तो कहते हैं कि जीवक पूरा घूमा और काफी 2-3 महीने उसे लग गए पूरा भ्रमण करने में, और फिर वो खाली हाथ गुरु के पास लौटा और उसने कहा कि इस पूरे परिसर में ऐसी कोई भी वनस्पति मुझे नहीं मिली जिसके गुण के विषय में और जिसके उपयोग के विषय में मैं ना जानता हूँ। तो गुरु ने कहा कि तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हुई। तो इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और एक उन दिनों मेरा एक सपना हुआ करता था कि मुझे भी वनस्पति शास्त्र का इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे आसपास जो भी पेड़ पौधे, लता, बेल, है ना, घास फूस हो, मुझे सबके बारे में, उनके गुणों के बारे में ना सही, लेकिन कम से कम मुझे उनके नाम तो परिचित होने चाहिए। तो एक मेरे अंदर मेरी एक हॉबी ये भी है कि मैं पेड़ों के नाम जानती हूँ बहुत सारे, वो भी मैं हिंदी जो भी लोकल भाषा होती है उस भाषा में मैं उन नामों को जानती हूँ। यह मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आप सब लोगों के लिए। हमारे देश में जो हम कहते हैं ना कि हमारे देश में आयुर्वेद आगे क्यों नहीं आता, आगे क्यों नहीं आता, हम लोग इसकी डिटेल भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि हमारे देश के जो भी वनस्पति शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए नियम है, हमारी शिक्षा संस्थाओं का नियम है, हमारी यूनिवर्सिटीज का नियम है, हमारी यूजीसी का नियम है, जो कि सबसे पहले स्क्रैप करना चाहिए। और वो नियम ये है कि वनस्पति शास्त्र में जिन जिन वनस्पतियों की जानकारी स्टूडेंट्स को दी जाती है वो केवल 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 लैटिन नामों से ही दी जाती है। वहां पर देशी नाम का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से मना ही है। देशी नाम यूज नहीं करने देंगे विद्यार्थियों को, ये इंस्ट्रक्शन है टीचर के पास। तो ऐसे में जब मैं अपने सामने देखूंगी आम का पेड़, मुझे उसका लैटिन नाम मालूम है लेकिन मुझे ये पता नहीं कि इसको आम कहा जाता है या आम्र कहा जाता है संस्कृत में, और मैं ग्रंथ पढ़ रही हूँ कि कोई आयुर्वेद का जिसमें आम्र फल का, आम्र के पत्तों का, आम्र के फूलों के गुणों का वर्णन है, मुझे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा कि मैं मेरे सामने जो पेड़ मैं दिन रात देखती हूँ उसी के बारे में बात करूँ। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आयुर्वेद हमारा हमेशा पीछे ही रहेगा जब तक हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को उनके लोकल नामों से हम पहचानना या जानना नहीं सीखेंगे। खैर ये तो बात हो गई। अब इंद्रदेव बाबू का एक किस्सा मैं और सुनाना चाहती हूँ, फिर मैं अपने जो बचपन के अनुभव हैं इनको मैं रोकूंगी। मेरे पिताजी को एक बार हाथ पर, ये पूरा हाथ भर करके, शायद हमें लगा कि शायद कोई मकड़ी उनके अंदर आ गई और वो पिच गई उनके हाथ से, और शायद मर भी गई हो, तो उसका कोई जहर उसने छोड़ा, क्योंकि पूरे हाथ पर जैसे मकड़ी के जाले बुनती है मकड़ी, उस तरह की पूरी जाली इस हाथ में यहाँ से वहां तक पड़ गई थी और बहुत ही अधिक पेनफुल। और उनको उसके साथ साथ बुखार भी था। तो हम लोगों ने फिर इंद्रदेव बाबू के पास समाचार भेजा कि अब तो पिताजी आ भी नहीं सकते, आपके पास इतनी उनको तेज परेशानी है। तो आए डॉक्टर साहब, आते ही पिताजी से कहने लगे, उन देखा, कहा कि अरे डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी चूंकि डॉक्टरेट थे तो उनको सब लोग डॉक्टर साहब कहते थे, तो अरे डॉक्टर साहब दवाई तो आपके आंगन में खड़ी है। तो हम लोगों ने कहा कौन सी दवाई? उन्होंने कहा ये जो केले का पेड़ है, तो केले के पेड़ में क्या होता है कि उसके जो छिलके होते हैं, उसकी जो स्किन होती है वो हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं, जैसे प्याज के छिलके निकलते हैं वैसे केले के पेड़ के भी छिलके निकलते हैं। उन्होंने कहा 2-3 ऊपर वाले छिलके निकालिए, फिर आप देखेंगे कि अंदर में पानी भरा हुआ है, नीचे जड़ में वो पानी, और वही की मिट्टी निकाल करके उसका लेप बनाइए और हाथ में लगाइए और तुरंत आपको इसमें आराम मिलेगा। और वो वाकई में हुआ। दोपहर में हम लोगों ने शुरू किया, 2-3 बार
रात तक हम लोगों ने इस तरह की नई मिट्टी ले ले करके लगाई और पिताजी को बहुत अच्छी नींद आई, बुखार उतरा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 दिन में पूरा उनकी जो समस्या थी वो समाप्त हुई। तो इसलिए मुझे ये अपना पर्सनल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर हमें जानकार आयुर्वेद के जानने वाले अगर अच्छे मिलते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। लेकिन अच्छे जानकार हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं या वो कहाँ पे छिपे हैं, ये चर्चा हम लोग आगे कर सकते हैं।